अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? चलिए जल्दी से आ जाइए, देखिए एक नई कहानी सुनाती हूँ। और आज की कहानी है चींटी को भी हकीर ना जानो। हकीर मतलब छोटा सा या बेकार सा, ना समझो। और ये आपके लिए कहानी लिखी है रफ़त हिमायूं साहिबा ने। चलिए जल्दी आइए 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 आइए, देखिए कहानी सुनिए। जंगल में बहार आई हुई थी। परिंदे चहचहा रहे थे। बंदरों के बच्चे अपने खेल में मगन थे। वो कभी दरख्तों पर चढ़ते, छुप जाते और फिर एक दूसरे को ढूंढ निकालते। नन्ही कोयल दरख्त पर बैठी मियाँ बुगले को मुंह चिढ़ा रही थी। आज मियाँ लोमड़ की छुट्टी थी। उन्होंने जंगल का मौसम देखा तो जी में आई कि सैर को चलें। मियाँ भालू के घर आए और दस्तक दी तो मियाँ भालू ने दरवाज़ा खोला। वो तो पैंट शर्ट पहने तैयार खड़े थे। अरे भाई कहाँ चले? मियाँ लोमड़ हैरत से बोले। जरा मामू भेड़िए के घर तक जा रहा हूँ। सोचा आज का मौसम खूब है, जरा जंगल की सैर की जाए। मियाँ भालू बोले, अरे मैं भी इसी ख्याल से आया हूँ। लोमड़ मियाँ खुशी से चिल्लाए, चलो चलो, कुछ खाने पीने का सामान बांध लो, मैं रास्ते ही से कुछ फल तोड़ लाया हूँ। जब तक मियाँ भालू ने सामान बांधा तब तक मियाँ लोमड़ अपने खूबसूरत दुम पर कंघी करते रहे। खैर साहब, दोनों खुशी खुशी मामू भेड़िए की तरफ चले कि रास्ते में उन्हें एक बहुत ही सुरीली सी आवाज़ सुनाई दी। कोई खूबसूरत सी आवाज़ में बाहर के गीत गा रहा था। ये कौन है? भालू मियाँ हैरान हो गए। ये परिंदों का बादशाह है, बहुत खूबसूरत आवाज़ में गाता है, लोमड़ मियाँ ने बताया। अरे, इसकी तो मैंने भी बड़ी शोहरत सुनी है, रहता कहाँ है? इतने में उस दरख्त से कुछ परिंदे फड़फड़ाते हुए उड़े। उन्हीं में नीले और गुलाबी परों वाला खूबसूरत चिड़ियों का एक जोड़ा भी था, जिनके सरों पर नन्हे मुन्ने सुनहरी ताज थे। भालू मियाँ देखकर हैरान रह गए और मचल गए कि चलो परिंदों का महल देखेंगे। अरे, ये वैसा महल थोड़ी है जैसा तुम समझ रहे हो। छोड़ो यार, कहीं मामू भेड़िए घर से ना निकल पड़े। लेकिन मियाँ भालू को जब किसी चीज़ की जिद चढ़ जाती थी तो बस वो उस पर अड़ जाते थे। उन्हें यकीन था कि उस दरख्त पर परिंदों के बादशाह का महल है। खैर, मियाँ लोमड़ ने अकल से काम लेकर बड़ी बड़ी मुश्किलों से भालू मियाँ को दरख्त पर चढ़ा दिया। वहाँ उन्होंने घास फूस और तिनकों का बना हुआ एक अजीब सा घोंसला देखा। खूब हंसे। इसमें नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे चूं चूं कर रहे थे। अरे, ये महल है? भला ऐसे महल हुआ करते हैं बादशाहों के? और ये बच्चे कितने बदसूरत लग रहे हैं। ना तो इनके पर हैं ढंग के और ना ही इनकी आंखें ढंग से खुली हुई हैं। और ये मुन्ना बच्चा तो मुझे बिल्कुल पटेर लग रहा है। बच्चों ने गुस्से से घूर कर मियाँ भालू को देखा। फिर सबसे मुन्ना बच्चा इतनी जोर से चिल्लाया कि भालू मियाँ डर कर दरख्त से उतर गए। लेकिन इसके बावजूद मियाँ भालू ने उस दरख्त के नीचे खड़े होकर न सिर्फ परिंदों के बादशाह का, मलका का, उसके घर का, बल्कि उसके नन्हे मुन्ने बच्चों का भी खूब मजाक उड़ाया। और ये बात बच्चों को बहुत बुरी लगी। वो मुंह लपेट कर पड़ गए। जब बादशाह और मलका दाना दुनका चुककर वापस आए तो बच्चों की नन्ही मुन्नी आंखों में आंसू देखकर ठिठक गए। बच्चों ने न सिर्फ कुछ खाने से इनकार कर दिया, बल्कि मुंह से भी कुछ न बोले। आखिर बड़ी मिन्नतों के बाद उन्होंने बताया कि किस तरह मियाँ भालू आए थे और उनका, उनके घर का, उनके अम्मी पापा का मजाक उड़ाकर चलते बने। लिहाजा जब तक उनको सजा नहीं दी जाएगी वो कुछ नहीं खाएंगे। बच्चों की ये शर्त बड़ी कड़ी थी। आखिर वो माँ बाप थे। और फिर मलका को भी बहुत बुरा लगा। उसने भी बच्चों की हिमायत की और बादशाह से कहा, आखिर को तुम बादशाह हो, जमाना क्या कहेगा? एक मामूली सा भालू बादशाह के बच्चों का, इसके घर का, खुद उसका मजाक उड़ाकर चलता बना और बादशाह सलामत बस देखते रह गए। तो बादशाह सलामत ने भी सोचा,
बात तो सही है, जब उनकी रियाया को पता चलेगा तो वो बुरा असर लेगी। लिहाजा वो फौरन अपने मुसाहिबों के साथ भालू मियाँ के घर गए और इतनी जोर से चिल्लाए कि भालू मियाँ डर कर अंदर दुबक गए। बादशाह सलामत ने ऐलान जंग करते हुए कहा, सुन लो, कल बड़े मैदान में दरिया के किनारे दोपहर को हमारा मुकाबला होगा और हम तुमको तुम्हारे किए की सजा देंगे, वरना खैरियत इसमें है कि तुम हमसे अपने किए की माफी मांग लो। मगर मियाँ भालू की गैरत को भी जोश आ गया कि भला ये मुन्ना सा परिंदा बादशाह और इसकी रियाया हमारा क्या बिगाड़ लेगी। लिहाजा वो वहीं से दुबके दुबके चिल्लाए, भाई हम तो जंग करने को तैयार हैं, तुम भी अपने लोगों को ले आओ। बादशाह सलामत के रुखसत होते ही भालू मियाँ अपनी पैंट संभालते हुए मियाँ लोमड़ के पास पहुंचे और जल्दी जल्दी सारा माजरा कह सुनाया। मियाँ लोमड़ इनकी परेशानी पर मुस्कुराए और फिर उन्होंने तरकीब बताई। ये सुनकर मियाँ भालू अश कर उठे। मियाँ लोमड़ ने जंगल के सारे बड़े बड़े जानवरों को शाम की चाय पर बुलाया। हाथी, शेर, गीदड़, भेड़िए, बागड़ बिल्ले सब जमा हुए। फिर मियाँ लोमड़ ने एक जोरदार तकरीर की, इतनी जोशीली तकरीर कि सारे दरिंदे परिंदों के खिलाफ जंग करने के लिए तैयार हो गए। इधर परिंदों के यहाँ भी तैयारियां जारी थी। बी फाख्ता ने अपने आप को पेश कर दिया कि अगर सुलह सफाई की नौबत आई तो मैं हाजिर हूँ। हुदहुद ने अपनी लंबी चोंच को जंग के लिए पेश कर दिया। मियाँ मिट्ठू ने अपनी दाईं आंख पेश कर दी, क्योंकि बाईं आंख सूजी हुई थी। वो जब मिट्टी से खेल रहे थे तो एक जर्रा उनकी आंख में पड़ गया था। बहरहाल औकाब को तो छोटी पहाड़ी की चोटी पर बिठा दिया गया और कोयल को दुश्मन की खबर देने के लिए रवाना कर दिया गया। इधर मियाँ भालू शेर बने इधर से उधर अकड़े अकड़े फिर रहे थे। जंगी तैयारियों के बाद काफिला मैदान जंग की तरफ चला तो मियाँ भालू ने कहा, बाकी सब तो ठीक है, मगर खतरे के लिए तो हमने कोई इशारा नहीं बनाया। तो मियाँ लोमड़ ने झट अपनी दुम पेश कर दी। कहने लगे, भाई मेरी दुम खूब घनी, सुर्ख और लंबी है। मैं सबसे आगे आगे दुम खड़ी करके चलूंगा, तुम सब मेरे पीछे पीछे आना। जब मेरी दुम नीचे होगी तो समझ लेना कि खतरा है और फिर तुम सब भाग जाना। बहादुर और अक्लमंद लोमड़ की बात से सभी ने इत्तेफाक किया और इनकी कुर्बानी और बहादुरी यानी अपने को पेश करने पर सब ने उनकी पीठ पर थपकी दी। दरख्तों के पत्तों में छुपी हुई जासूस कोयल उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। वो भागी भागी बादशाह सलामत के पास गई और सारी रिपोर्ट पेश कर दी। बादशाह ने फौरन एक खबर करने वाला शहद की मक्खियों की सल्तनत में, एक भिड़ के इलाके में और एक ततैयों की तरफ दौड़ा दिया। वो बादशाह का हुक्म सुनकर अपना अपना लश्कर लेकर हाजिर हो गए। इधर एक लश्कर चींटियों का भी शोर मचाता आ गया, लेकिन बादशाह ने हाथ से इशारा किया, सब खामोश हो गए। बादशाह ने पूछा, सबसे ज्यादा जहरीला डंक किसका होता है? शहद की मक्खी बोली, ततैया बहुत जोर से डंक मारता है। खैर, तय ये हुआ कि ततैया किसी तरह चोरी छिपे जाकर लोमड़ की घनी दुम में छुप कर बैठ जाए और जब दुश्मनों का लश्कर थोड़ी दूर रह जाए तो फिर वो अपना काम शुरू कर दे। ततैया फौरन छिपता छिपाता गया और चुपके से लोमड़ की दुम में छुप कर बैठ गया। सिपहसालार हाथी ने अपनी सूंड उठाकर ऐलान जंग किया और फिर सारे भारी भरकम जानवर लोमड़ के पीछे पीछे धूल उड़ाते जमीन पर पांव मारते मैदान जंग की तरफ चले। ततैया ने अपना काम शुरू कर दिया। दूसरी तरफ सारे परिंदे दरख्तों की शाखों पर और जमीन पर दम साधे तैयार बैठे थे। ततैया ने पहला डंक मारा, लोमड़ बर्दाश्त कर गया। ततैया ने दूसरा डंक मारा, लोमड़ की दुम हिल गई, लेकिन वो फिर भी आगे आगे अपनी दुम उठाए चलता रहा। लेकिन जैसे ही ततैया ने तीसरी दफा जोर से डंक मारा तो उसने एक जोर की चीख मारी और दुम नीचे कर दी। जमीन पर लोट पोट हो गया। दुम का नीचा करना था कि सारे जानवर बदहवास होकर औंधे सीधे भागे। गीदड़ भालू से जा टकराया, गेंडे के सींग हाथी को लगी और मियाँ लोमड़ भेड़िए के पेट में जा घुसे। इतने में परिंदों के बादशाह ने
एक सीटी बजाई और सारे परिंदे बुलबुल, फाख्ता, हुदहुद, बुगले, कव्वे, तोते, शहद की मक्खियां, भेड़, ततैये सब ने मिलकर चारों तरफ से हल्ला बोल दिया। जमीन पर चींटे चींटियां पाँव में काट रहे थे। हर तरफ अजब हड़बोंग मची हुई थी और सारे जानवर मैदान छोड़कर भाग लिए और यूं जंग इख्तिताम को पहुंची। फतेह के बाद बादशाह खुश खुश घर पहुंचा, मगर बच्चों का मूड अब भी ठीक नहीं हुआ था। उनका इसरार ये था कि जब तक मियाँ भालू खुद आकर उनसे माफ़ी नहीं मांगेंगे वो नहीं मानेंगे। खैर, बादशाह सलामत मियाँ भालू के घर गए और ज़ोर से बोले, अगर तुमने हमारे बच्चों से माफ़ी नहीं मांगी तो हम तुम पर दोबारा हल्ला बोल देंगे। मियाँ भालू के सामने अपनी हार की मिसाल थी और फिर मियाँ लोमड़ का भी पता नहीं था। दूसरे बड़े जानवर मारे शर्मिंदगी के मुंह छिपाए पड़े थे। वो हाँफते कांपते घर से बाहर निकले और दरख्त के नीचे खड़े होकर उन्होंने दरख्त के तने पर अपनी नाक से 7 लकीरें खींची और बच्चों से कान पकड़कर माफी मांगी कि आइंदा वो किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। तो बच्चों ने उन्हें माफी दे दी और बच्चे फिर खुशी खुशी चू 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 करने लगे और दाना दुनका खाने लगे। बेचारे कल से भूखे थे ना, इसीलिए तो बुजुर्गों ने कहा है, किसी को भी हकीर ना जानो, चींटी भी दबकर काट लेती है।